प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया हसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल कर रहे हैं उसमें सबसे पहले बानी पीटीआई का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर का इंतखाब लड़ने का मामला बड़ा तनाजा खड़ा हो गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को सैकड़ों ईमेल्स मौसूल, खान पर संगीन इल्जामात आयद। बरतानवी अखबार डेली मेल ने बानी पीटीआई को डिसग्रेस्ड वजीर आजम का खिताब दे दिया। क्या बानी पीटीआई इन हालात में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का खिताब जीतने की पोजीशन में है? इसके अलावा बात करेंगे बलूचिस्तान में खून बहाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्वेटा पहुंच गए। सीनियर अफसरान की तैनातियों की तैयारियां मुकम्मल। दहशतगर्दी का सर कुचलने का प्लान फाइनल कर लिया। मुल्क दुश्मनों से किसी सूरत मुज़ाकरात न करने का ऐलान। बलूचिस्तान मसाइल का हल कब और कैसे होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे 2 माह रिलीफ 10 माह ख्वारी। बिलावल भुट्टो पंजाब हुकूमत के बिजली रिलीफ पर फट पड़े। कराची में सोलर तकसीम तकरीब में खिताब के दौरान पंजाब का नाम लिए बगैर तनकीद। वजीर आला को वजीर आजम से बात करने की हिदायत। विफाक को बिजली बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। पीपल्स पार्टी का तनकीदी रवैया सियासी या मामलात कुछ और हैं। इसके अलावा बात करेंगे ब्यूरोक्रेसी की चालाकियां। निजकारी से 4 अरब कमाकर 2 अरब के अखराजात कर डाले। निजकारी लिस्ट में शामिल कई इदारे निजकारी फहरिस्त से ही खारिज। अरबों के अखराजात पर सेनेट निजकारी कमेटी अरकान दंग रह गए। निजकारी कंपनीज के लिए किसी ने दिलचस्पी ना दिखाई। हुकाम के इंकशाफात, सेनेट निजकारी कमेटी की हैरानकुन कहानी क्या है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुर्तज़ा अली शाह साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं लंदन से। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा अली शाह साहब। वालेकुम सलाम। मुर्तज़ा अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जिस तरह मैंने इंट्रो में काम बात करेंगे बानी पीटीआई का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर का जो इंतखाब लड़ने का मामला है, इससे रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। जरा बताइएगा क्या कंट्रोवर्सी है ये? कंट्रोवर्सी जो इस वक्त तो मेनली यही है कि सबसे पहले तो जो पीटीआई के लोग हैं उन्होंने इमरान खान साहब का जो बानी पीटीआई का जब ये अनाउंस हुआ कि जो करंट चांसलर है वो रिटायर हो रहे हैं और ये कि उनकी जगह पे एक नए जो वाइस चांसलर के लिए वो पोजीशनिंग होनी है, उनकी जो इलेक्शन होना है, तो उसमें उन्होंने कहा कि चूंकि क्राइटेरिया ये था कि कोई भी जो एक्स ग्रेजुएट है जो पीटीआई के बानी है वो अप्लाई कर सकता है। इस वक्त 2.5 लाख जो एक्स ग्रेजुएट है जिनमें से कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो इसको थोड़ा सा पीटीआई वालों ने हाइट ज्यादा दे दी और फिर कॉन्टिन्यूसली इसको हाइट दी, जिसके बाद अब हुआ ये है कि चूंकि स्टोरी बड़ी ड्रैग कर गई और जैसे कि जर्नलिज्म में होता है, उनके जो मुखालफिन है उनको भी एक मौका मिल गया, तो उन्होंने देखा कि ये अब एक मजाक बन रहा है, खेल बन रहा है, तो उन्होंने भी अब एक कैंपेन शुरू कर दी। एक जो पिटीशन है जो ऑनलाइन शुरू हुई, व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू हुई और फिर उसको उठाकर लोगों ने, चूंकि नीचे वो ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ था चांसलर का, सब ने वहां पर ईमेल करना शुरू कर दी। और फिर मुझे ये आज से तकरीबन 5 दिन पहले यूनिवर्सिटी के अंदर ही वहां पर एक जो चांसलर के जो मामलात उनसे रिलेटेड एक प्रोफेसर है, उन्होंने मुझे सबसे पहले ये शेयर की थी। प्लस उन्होंने ये बताया कि जो उनको और भी इस हवाले से ईमेल भी आ रही हैं और लेटर्स भी आ रहे हैं। फिर हमारे एक रिपोर्टर हैं यहाँ पर द न्यूज़ और जियो के सईद नियाज़ी साहब, उन्होंने इस पर काम किया, यूनिवर्सिटी से रब्ता किया, मुख्तलिफ जो लोग जिन्होंने ये पिटीशन कर रहे हैं उनसे रब्ता किया और पता ये चला कि अब तक यूनिवर्सिटी को दर्जनों के हिसाब से उनको ईमेल्स भी गई हैं जो इमरान जो पीटीआई के बानी है उनकी मुखालफत में। और उसी तरह उनको एक नया सिलसिला पहले ये शुरू हुआ कि यूनिवर्सिटी को पीटीआई की जो हमायती उनकी तरफ से ईमेल जा रही थी कि आपका अगर तो पीटीआई के बानी अगर बन जाते हैं तो यूनिवर्सिटी की प्रेस्टीज में इजाफा होगा। पहले हमायत की ईमेलें जा रही थी, अब मुखालफत और हमायत दोनों जा रही हैं। तो यूनिवर्सिटी की ऑक्सफोर्ड के लिए फ्रैंकली ये जो अदरवाइज एक बड़ा स्मूथ और जो सीमलेस एक प्रोसेस था, वो एक पूरा उनके लिए भी एक ड्रामा बन गया है कि वो अपने एक्चुअली जो मामलात है उनसे हटके पूरा दिन लिटरली, कल एक यूनिवर्सिटी के एक सोर्स बता रहे थे कि मतलब रोजाना फोन कॉल भी आ रही हैं और लोग कोई हमायती कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा होगा, आपने पीछे नहीं हटना, खान साहब को आप बनाए चांसलर, और बात कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी के लिए तो ये बिल्कुल पाकिस्तान की सियासत में तो जो चल रहा है वो चल रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए फ्रैंकली इस वक्त ये बहुत बड़ा हेडेक बन चुका है। और उस हवाले से ऑक्सफोर्ड ने एक लिस्ट, उन्होंने एक बाकायदा तौर पर एक अपडेट भी किया अपनी वेबसाइट पर, जिसमें उन्होंने बड़ा आसान अल्फाज में उन्होंने समझाया कि यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या होना है, किन किन डेट्स को इलेक्शन होने, ये पहले वेबसाइट पर मौजूद नहीं थे। वजह यही हुई कि यूनिवर्सिटी को लिटरली जो है ना वो बमार्ड कर दिया गया है, जो ईमेल से
फोन कॉल से, और वो सारी इसी हवाले से कंट्रोवर्सी है कि क्या बानी पीटीआई वो चांसलर बनेंगे यूनिवर्सिटी के या नहीं। अच्छा मुर्तजा, जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने बाकायदा उनको करना पड़ गया कि वो पूरी अपनी वेबसाइट के ऊपर इसका क्राइटेरिया एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा हमें बताएगा क्या क्राइटेरिया होता है और ये जो ईमेल्स आई हैं मुखालफत में, इसका इम्पैक्ट होगा उस क्राइटेरिया के ऊपर? देखिए क्राइटेरिया पे तो उसका नहीं होगा, लेकिन देखिए यूनिवर्सिटी को इस हवाले से एक प्रेशर तो जरूर है। पहला प्रेशर तो क्रिएट किया पीटीआई ने, और जो वहां से कसर रह गई थी वो पीटीआई की जो मुखालफिन है वो कर रहे हैं। अब देखिए यूनिवर्सिटी का एक अपना एक तरीकाकार है, वो एक सेरेमोनियल एक पोस्ट है, वहां पे देखें चांसलर और वाइस चांसलर, उसका बहुत ही लिमिटेड रोल है। जिस तरह बरतानिया में बादशाह है ना, उसका बहुत बड़ा लगता है लेकिन ऑलमोस्ट जीरो रोल है उसका, उनका यहाँ पर अदर देन के सेरेमनीज अटेंड करने के, फंड रेजिंग के रोल कुछ नहीं है, लेकिन एक नाम चूंकि बड़ा होता है, प्रेस्टीज है इसके साथ अटैच, तो यूनिवर्सिटी को एक प्रेशर तो जरूर है कि देखें आपको बाकी मामला छोड़ के आपको रोजाना इतनी कॉलें आ रही हैं, पता नहीं आगे आप देखिएगा आने वाले दिनों में हम लट डाउन तो पाकिस्तानी किसी को नहीं कर रहे। आप देखिएगा यूनिवर्सिटी के बाहर अब हमायत और मुखालफत में नारे भी लगेंगे, वहां मुजाहरे भी होंगे। वो तो शुक्र है इस वक्त छुट्टियां चल रही हैं, वो अभी 1.5 महीने का टाइम अभी बाकी है इस इलेक्शन में, तो यूनिवर्सिटी को एक उस हवाले से प्रेशर तो जरूर फील होगा। लेकिन जो क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी का वो बहुत क्लियर है। जो बानी पीटीआई है क्या वो उसके लिए दो बातें, अभी उन्होंने सिर्फ अप्लाई किया है, वो उनका फाइनल जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है वो आज से तकरीबन 4 हफ्तों के बाद लगेगी, तकरीबन 5 हफ्तों के बाद। ये यूनिवर्सिटी ने कल कंफर्म किया कि अर्ली जो अक्टूबर में वो आएगी। तो उन्होंने जो अप्लाई किया उस हद तक बिल्कुल उनका है। उन्होंने मुझे पता है कि यहाँ पर जुल्फी बुखारी के जरिए उन्होंने यहाँ पर एक लॉ फर्म भी हायर की हुई है जिसने कम्युनिकेशन की है, उनको पूरा बताया है कि मतलब तकरीबन 24 से ज्यादा पेजेस का एक खत है जो यूनिवर्सिटी को जुल्फी बुखारी ने भिजवाया है कि क्यों उनको यूनिवर्सिटी की इस पोजीशन पर जाना चाहिए। वो एक बाकायदा एक लॉ फर्म के जरिए ये काम कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन हो आप हमसे रब्ता करें, हम आपके जो कंसर्न है उनसे उनको एड्रेस करेंगे। क्राइटेरिया में देखें नंबर 1 इस वक्त तक का जो है वो बानी पीटीआई वो पूरे कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी के एक्स ग्रेजुएट हैं, और उसमें जो लोग वोटिंग, अब थोड़ी सी मैं आपको तफसील में बता दूं कि ये पहली बार ऐसे हो रहा है कि यूनिवर्सिटी ने अपने कवानीन तब्दील किए हैं। उन्होंने अब ये क्राइटेरिया बनाया है कि जो भी यूनिवर्सिटी का एक्स ग्रेजुएट रहा, जो इस वक्त जो कांग्रीगेशन जो है तकरीबन 2.5 लाख लोगों का है, कि 2.5 लाख लोग इससे पहले जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक्स ग्रेड जिन्हें कहते हैं, उनमें कोई भी बंदा ऑनलाइन वोटिंग कर सकता है। सो ये इलेक्शन इस हवाले से यूनिक है क्योंकि मलेशिया में बैठकर सऊदी अरब का भी अगर कोई एक्स ग्रेजुएट है, अगर उसका इंटरेस्ट है और उससे रजिस्टर करवाया अपने आप को वोट करने के लिए, ये भी एक क्राइटेरिया कि आप ऐसे ही नहीं कि रैंडम उठा के वोट कर दें, आपको पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा कि हाँ मेरा ये है, मेरे ये क्रेडेंशियल्स है, मैं वोट करना चाहता हूँ, देन यू कैन वोट। तो वो ऑनलाइन वोटिंग होगी, और जो सिर्फ यूनिवर्सिटी के जो कांग्रीगेशन के लोग हैं वो वोट कर सकेंगे। लेकिन एक ये भी क्राइटेरिया है कि जो करंट किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली के अगर कोई मेंबर हो वो वोट नहीं कर सकता, अगर कोई रनिंग में भी है वो भी वोट नहीं कर सकता। इस हवाले से भी खान साहब वहां पर उस क्राइटेरिया पे आ रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की लेजिस्लेटिव असेंबली के किसी के मेंबर भी नहीं है। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन अभी जो फाइनल यूनिवर्सिटी ने मुख्तलिफ चीजों को देखकर करना है, और ये एक तो जरूर है कि इस वक्त जो बानी पीटीआई उनको कन्विक्शन तो हुई हुई है, लेकिन इस वक्त उनकी एक्चुअल जो स्टेटस है वो सस्पेंडेड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो कोर्ट से उनको सस्पेंड किया हुआ, ये चीज भी उनके फेवर में जा रही है। एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर बिटवीन नाउ और अगले 1 महीने में अगर उनका जो 190 मिलियन एनसीए का जो केस है उसमें अगर खुदा न खास्ता उनको सजा हो जाती है तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। इसलिए कि वो देखना यूनिवर्सिटी ने उस वक्त दिया कि जब वो फाइनल कर रहे हैं तो उस वक्त वहां पर जो क्या उस वक्त उनका स्टेटस है, दैट इज अनदर मैटर। बट इस वक्त तक तो ये है, लेकिन यूनिवर्सिटी ये क्लियर कर रही है कि हम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में फाइनल लिस्ट अनाउंस करेंगे, और फाइनल लिस्ट में इस वक्त तक दर्जनों के हिसाब से एप्लीकेशन आ चुकी हैं। एक और पाकिस्तानी है जिन्होंने मुझसे रब्ता किया था पिछले हफ्ते में, वो एक बार है पब है वहां पे काम करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है और मैं डिजर्व करता हूं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को जो है मैं लीड करूं। तो उस हवाले से यहाँ पर कोई म्यूजिशियन है, कोई गिटारिस्ट है, जो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया बेहिसाब लोग अभी अप्लाई करेंगे। ये फिर फाइनल होना है कि कौन कौन से लोग हैं जो फाइनल जो लिस्ट होगी, और दर्जनों के हिसाब से लिस्ट होगी। उस लिस्ट में से तकरीबन 5 ऐसे लोग हैं जो लगता है कि अगर वो फाइनल हो गए तो वो प्रोमिनेंट होंगे। जो टॉप 5 है उनमें ऑब्वियसली जो बानी पीटीआई है उनका एक अपना यहाँ पर एक क्रिकेट के हवाले से, बाकी जो उनके यहाँ पर सोशल लाइफ ही एक बड़ा उनका सेलिब्रिटी स्टेटस है,
तो 5 मोस्ट प्रोमिनेंट लोग होंगे, उसमें डेफिनेटली अगर वो हो जाते हैं तो उनका नाम होगा और वही लोग हैं जिनके इर्द सारा इंतखाब होना है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और बड़ा इंतहाई कम्प्रिहेंसिवली इसका बैकग्राउंड भी बताया, जिसका बहुत सारी चीज़ों को हमें भी नहीं पता था। अगर इससे पहले कि हम आगे दीगर सवालों पे बढ़ें, ये जो जिनका पाकिस्तानी का बता रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं और उन्होंने आपको बताया है कि वो भी शायद इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ने के बाद आप बता रहे हैं पब पे काम कर रहे हैं, कोई मतलब काम करना कोई भी हो, मतलब इट्स ऑनरेबल जॉब, तो ये शौक़ से काम कर रहे हैं या कोई नौकरी नहीं मिली जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे नौजवानों को नहीं मिली? क्योंकि एक जो आम जो अगर मेरे जैसे लोग हैं उनके जहनों में तो आएगा कि ऑक्सफोर्ड से पढ़कर अगर आप वहाँ पब पे जॉब कर रहे हैं और आपको कोई बड़ी कोई जॉब नहीं मिली, तो फिर तो लोग थोड़े से सोचने मजबूर होंगे। अगरचे मुझे पता है, मैं लंदन खुद भी रहा हूँ 2-1 साल, तो मुझे पता है वहाँ पे काम करना को कोई वो नहीं है, किसी में मतलब आप कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन मैं पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से ये पूछ रहा हूँ कि अगेन हाउ इज़ दैट? जी ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब 2 बातें देखिए। यहाँ पर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स हैं वो इस मुल्क में सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर भी बनते हैं। That's it, हाँ। बाद हैं जो बात उठा के वो ग्रेजुएट होने के बाद सिर्फ टीचर्स बनते हैं। मेरे नेबर में यहाँ पर एक ऑक्सफोर्ड के एक कपल है जो दोनों ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट्स हैं। उन्होंने जिंदगी में प्रेफर ये किया कि हम लोकल स्कूल में पढ़ाकर कंट्रीब्यूट करेंगे। हालांकि वो अगर किसी यूनिवर्सिटी में जाए तो बहुत मल्टीपल कई ज्यादा कमा सकते हैं। तो ये लोगों की अपनी अपनी चॉइसेस हैं। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी, मैं मुर्तज़ा, मुझे याद है मैं जब वहीं पे था एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी आई थी लंदन में 2007-8 की बात है, और बड़ा अच्छा खासा वो बना था कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, उनका जो बेटा था वो यूनिवर्सिटी की जॉब छोड़ के वो ट्रेन ड्राइवर लग गए थे वहाँ पे जो लंदन का जो सिस्टम है ट्रेन का। अगेन जो उनसे पूछा गया तो उन्होंने आगे मुझे बचपन से शौक था ट्रेन ड्राइवर बनने का। वो बात तो ठीक है कि वहाँ पे तो लोग इतनी बड़ी जॉब छोड़ के वो आके ट्रेन चलाते थे। सर मैं इसलिए पूछा है। जी बिल्कुल ऐसे लोग यहाँ पे देखें, बहुत सारे लोग हैं वो अपने पैशन को फॉलो करते हैं। और उनका अगर पैशन है कि मतलब वो अब मैं पिछले हफ्ते में जो इलेक्शन हुए वहाँ पर एक पाकिस्तानी खातून से मेरी मुलाकात हुई, वो हम कवरेज पे गए हुए थे। वो इस मुल्क की टॉप जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, उन्होंने क्लासा साहब चार्टर्ड अकाउंटेंसी छोड़ के वो मेडिकल डॉक्टर बन गई। तो आप अंदाजा कर लें कि ये मतलब 2 मुख्तलिफ दुनियाएं और आउट ऑफ पैशन। तो यहाँ पर लोग तो इसी तरह वो करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, देखिएगा कि जी सर सॉरी मैं आने वाले दिनों ये बताइएगा कि आपने बताया कि 2.5 लाख के करीब वहाँ पे हैं जो उनके अगर उसमें ग्रेजुएशन जिन्होंने की ऑक्सफोर्ड से की है या पढ़े हैं, कोई थोड़ा सा कोई डाटा भी आप हो गए, सईद नियाजी साहब हो गए, यकीनी तौर पर पाकिस्तानी की इसमें बड़ी दिलचस्पी होगी मेरा अगले आने वाले 1-2 महीनों में, कोई डाटा होगा कि कितने पाकिस्तानी हैं जिन्होंने वहाँ से किया है कि उसमें रजिस्टर्ड हैं या जो वहाँ से पढ़कर फारिग हुए हैं? कोई यूनिवर्सिटी को कोई सवालनामा आप भेजेंगे कि ज़रा वो आपको बताया कि पाकिस्तानी कितने वहाँ से फारिग हुए हैं, ताकि एक थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके कि कल को इमरान खान साहब अगर वहाँ पर लड़े हैं तो पाकिस्तानी उसमें इंटरेस्टेड तो होंगे वोट डालने के लिए, फॉर या अगेंस्ट? जी ये बड़ा अच्छा सवाल है। इस पे डेफिनेटली मैं काम ऑलरेडी कर रहा हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी को पूछा है। लेकिन 1-2 चीजें जो अभी तक जो ऑन द सरफेस लग रही हैं वो ये है कि जो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जो ग्रेजुएट्स जो इंग्लिश लोग हैं जो यहाँ के इस मुल्क के, उसके बाद बहुत बड़ी तादाद जो है ना अमेरिकन की है और यूरोपियंस की है जो वाइट है। उसके बाद जाकर जो फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ी तादाद जापान और चाइना के लोगों की है, फार ईस्ट के है, और फिर उसके बाद इंडिया आता है, मिडिल ईस्ट के लोग हैं, पाकिस्तान है। मेरा ख्याल है कि अगर जो लेट्स से कि जो 2.5 लाख हैं उनमें से अगर पाकिस्तानी ओरिजिन या पाकिस्तान से जो आकर जिन्होंने ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन की बात को, तो मतलब आप फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं। मजे की बात यह है कि इस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम है वो आपके एक दोस्त है नादरा के चेयरमैन होते हैं तारक मलिक साहब, उनके भाई हैं डॉक्टर अदिल मलिक साहब, बड़ा जबरदस्त तरीके से वो चला रहे। अच्छा जब से वो गए वहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट बहुत ज्यादा तादाद में वहाँ पर यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड के प्रोग्राम में स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी शुरू किया है पाकिस्तानियों के लिए, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है अदिल मलिक साहब ने, और उनके साथ कुछ और भी उनके दोस्त हैं। अच्छा मैं ये साथ में ये पूछना, मैं उस पर आते हैं सर जी, आज बड़ी इंटरेस्टिंग मेरा ख्याल इन्फॉर्मेशन है आपके पास। बिलावल भुट्टो साहब भी तो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं सर, तो ये भी वोट के लिए एलिजिबल होंगे और ये भी रजिस्टर्ड होंगे, सो दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। खान साहब जो हैं अगर वहाँ पे एलिजिबल होते हैं तो बिलावल भुट्टो साहब का भी तो वोट है सर। 100% इसी तरफ आ रहा था, आपने पहले ये बात कह दी। अब इंटरेस्टिंग बात, बस हम रिपोर्टर है ना, एक जैसा सोचते हैं थोड़ा सा। जी बिलावल भुट्टो साहब का वोट होगा, और पता नहीं वो उनको यूनिवर्सिटी को उन्हें पहले बताना होगा कि मैं इस सिलेक्शन के लिए वोट देना चाहता हूँ। सिर्फ ये है कि उन्हें पहले इंटेंशन अपनी क्लियर करनी पड़ेगी। ये नहीं होगा कि अचानक वोटिंग खुले और वो जाके वोट दें। तो आई एम श्योर कि वो भी उसमें हिस्सा लेंगे।
बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त जो अच्छे, देखिए दो तरह के लोग हैं यहाँ पे, या तो पाकिस्तान के बहुत टॉप जीनियस जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, या अमीर लोग आते हैं। अमीरों के बच्चे भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पढ़े। लेकिन जो परसेंटेज आप कह रहे थे, मैं कहूँगा कि पाकिस्तानी की टोटल अगर जो 2.5 लाख है उसमें से अगर आप देखें तो शायद आई बिलीव कि 500 भी टोटल नहीं होंगे। इंडियन की तादाद काफी ज्यादा होगी, इसलिए कि बड़ा मुल्क है। तो पाकिस्तानियों की तादाद इस सारे उसमें अगर आप स्ट्रेच भी करें तो आई वुड से कि 1000 से ऊपर शायद नहीं बनेगी, बट इसका डेटा नियर द डेट से पता चल जाएगा कि बाय कंट्री ओरिजिन, एथनिक ओरिजिन कितने लोग हैं जो यहाँ से ग्रेजुएट हुए। पहले कम हुए हैं, जो मैं बात पहले कह रहा था कि अब ज्यादा आ रहे हैं। अब आपको पता है इस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनियन का एक स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट भी पाकिस्तानी है, इसरार काकड़, जो बलूचिस्तान के एरिया से। अच्छा, ट्रिनिटी कॉलेज है जो मोस्ट फेमस जो इनका लॉ कॉलेज है, उसका भी प्रोफेसर नजर है, रजा नजर, जिसके वालिद साहब इकोनॉमिस्ट है, हमारे डॉन अखबार में भी लिखते हैं, उनका बेटा है, वो बनाया आज से 2 वीक्स पहले। तो इस वक्त तो अच्छी वहां प्रेजेंस है। लेकिन ग्रेजुएट्स की जब हम बात करते हैं तो ये वो लोग हैं जो यहाँ से अब जा चुके हैं। लिहाजा ये देखना इंटरेस्टिंग है कि इसमें पाकिस्तानियों का, देखिए जो ओवरऑल जो वोट है इसमें ऑब्वियसली जो बाकी लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड विलियम हेग है, पीटर मैंडेलसन है, उनको जो लोग वोट करेंगे उनको फ्रैंकली पाकिस्तान के और उसमें क्लासर साहब कोई इंटरेस्ट नहीं है। दे डू नॉट केयर कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये पाकिस्तान उनकी जिंदगियों में कभी कभार कोई बीबीसी पे टिकर चल गया तो वहां देख लेते हैं कि अच्छा वहां पे धमाका हो गया या अफगानिस्तान में जो गया। इससे ज्यादा उनका इंटरेस्ट ना पाकिस्तान में है, ना इमरान खान में है, ना नवाज शरीफ में है, ना किसी और में है। लिहाजा जो इवेंचुअली जो इलेक्शन होना है वो उस बारे में होना है कि वो कौन लोग हैं जो एक्चुअली जो रनिंग में होंगे। अच्छा, एक चीज तो आप देखेंगे सर मुर्तजा, इससे बहुत सारे, जैसे कहा गया, मैं स्टोरी पढ़ रहा था, एक तो वो क्रेडिट देना था कि आपकी और उसके बाद सईद नियाजी साहब जो स्टोरी उसमें जियो की वेबसाइट पे छपी है, न्यूज़ में छपी है, तो वही एज इट इज़ उसको कॉपी किया है इसने डेली मेल ने, ऑलमोस्ट इट्स द सेम, वही कंटेंट है। वो मैं देख रहा था, उन्होंने परमिशन ली थी आप लोगों से या वैसे ही उन्होंने कॉपी पेस्ट करके उस पर छाप दिया? सर वो स्टोरी तो वही है, कंटेंट तो वही है, कंटेंट सारा वही है। और ये सबसे पहले जो पिटीशन वाली, और अच्छा सबसे पहले जो इनकी जो पीटीआई की जो बानी उनके हवाले से, उनकी रनिंग के हवाले से भी स्टोरीज विद न्यूज और जियो ने छापी है। और ये वाली जो पिटीशन वाली है ये भी कभी, और जिस सोर्स से ये ओरिजिनल पिटीशन मिलने के बाद किया उसने यही कहा था कि क्योंकि आप ये स्टोरीज पब्लिश कर रहे हैं, वो हमारे कलीग उन तक ये पिटीशन पहुंची। तो ये जो अखबार है डेली मेल, उसने पहले यहाँ जियो के दफ्तर से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हमने ये देखा है, ये वही वाली वेबसाइट है, हम ये कंफर्म कर रहे हैं हमारे साथ अगर ये चीजें, मतलब वो वेरीफाई करना चाह रहे थे कि ये सारी चीजें हैं। उसके बाद उन्होंने वो, आपने देखा होगा कोट अनकोट उन्होंने वो चीजें उठाकर छापी हैं। और फिर पाकिस्तान में एक बड़ी मैं इंटरेस्टिंग देख रहा था कि मतलब सोशल मीडिया पे उसको इस वक्त PMLN वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इमरान खान को जो है ना डिसग्रेस लिखा गया। आपको याद होगा जब जरदारी साहब को इसी अखबार ने मिस्टर 10% लिखा था तो उस वक्त मुस्लिम लीग और PTI सेलिब्रेट कर रही थी कि जरदारी साहब के बारे में ठीक लिखा है। फिर इन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर एक स्टोरी छापी थी जिसमें पायरेट्स का लफ्ज लिखा था, उस वक्त PTI सेलिब्रेट कर रही थी। फिर शहबाज शरीफ की स्टोरी थी जिससे वो डेविड रोज ने लिखी थी, जिससे डेली मेल को माफी मांगना पड़ी थी। उस वक्त शहजाद अकबर ने, और आपको याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे थे 1 साल की, ये कितनी बड़ी जो हमारी अचीवमेंट है कि हमने डेली मेल में खबर छपवा दी। तो अब ये भी एक अनफॉर्चुनेट बात है क्लासर साहब कि जो राइट विंग का पेपर है वो पाकिस्तानियों के बारे में कुछ भी लिख देता है, हम उठा के उसको जो है ना सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह आज भी मैं देख रहा था कि मिनिस्टर्स ने इस हेडलाइन के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। यही अखबार है, इसी की हेडलाइन पे आप देख लें 3 से 4 साल मतलब है लंदन के अखबारात हमारे लीडरों के बारे में कोई एडजेक्टिव यूज़ करें, कुछ इनके बारे में कोई नए नए अलकाबात दें, तो हमारे सारे पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिकल वर्कर, मीडिया, सारे लोग जो है ना, मतलब वन वे द अदर, जो फॉर और अगेंस्ट हैं उस पर डिपेंडिंग अपॉन, तो वो बड़े खुश होते हैं क्योंकि लंदन के अखबार ने किसी को 10% कह दिया, किसी को डिसग्रेस कह दिया, किसी को पैरेट्स कह दिया या किसी को कुछ कह दिया, तो हम लोग बड़े खुश होते हैं कि अब ये अथेंटिक हो गया, नो इट्स ए सर्टिफाइड, अब ये सारा कुछ हो गया। अच्छा सर, आप ये समझते हैं कि इससे पहले भी ये इलेक्शन होते रहे? मेरा ख्याल पाकिस्तान में बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा कि चांसलर का कोई वहाँ पे इलेक्शन भी होता है। इमरान खान साहब की एंट्री से कम थोड़ा स्पाइस तो ऐड हो गया है, ज़रा थोड़ा सा मतलब मैच तो पड़ गया है ना, ज़रा कुछ दिलचस्पी, ढोल ढमक्का, झुमर ताड़ी इधर उधर, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि अभी से दोनों साइड कोशिश कर रही हैं एक ट्रक तैयार किया जाए। खान साहब के हामी हैं, एक वहाँ पे ट्रक तैयार कर रहे हैं, इनकी जो ग्लोबल अचीवमेंट्स हैं पाकिस्तान की हैं या यहाँ पे जो वेलफेयर
वेलफेयर का काम है, अदरवाइज़ वो दिखाएंगे। और मुखालफिन का जो उसमें ऑफकोर्स नवाज लीग के कुछ लोग होंगे, तो वो भी सुना है कि ट्रक तैयार कर रहे हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द फिरता रहेगा। वहाँ पर वो खान साहब के दीगर कारनामे हैं जिसमें तालिबान के हवाले से ये बातें हैं कि तालिबान के ये बहुत बड़े सपोर्टर हैं। फिर बताया गया उसामा बिन लादेन को ये शहीद कहते थे। फिर इसके बाद उन पे और बड़े इल्ज़ाम आते हैं कि ख़वातीन के ड्रेस के हवाले से बताया गया है कि मर्द की रिपोर्ट तो नहीं है। तो इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें, इल्ज़ाम जो हैं, ये तो बड़ा दंगल लगने वाला है ऑक्सफोर्ड के बाहर के। एक ट्रक चल रहा होगा, इमरान खान साहब की अचीवमेंट्स बताएगा, और दूसरा ट्रक चल रहा होगा दूसरी साइड पे वो खान साहब की नेगेटिव साइड्स बताएगा। ये कैसे रहेगा सर वहाँ पे? जी आपने बिल्कुल सही कहा कि मैच एक्चुअली पड़ गया और अभी सिर्फ थोड़ी सी बचत इन दिनों इलेक्शन बंद किया है। नहीं सर, हमारी साइड में पाकिस्तान में इलेक्शन बंद किया है। ठीक, इलेक्शन बड़ा ठीक। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये इलेक्शन होना ऑनलाइन है, लेकिन जो पाकिस्तानी मुझे लग रहा है कि इसको जो है ना वो ऑन द ग्राउंड कर देंगे। हालांकि इसका फ्रैंकली जो पूरे इलेक्शन प्रोसेस है उस पर कोई असर नहीं पड़ना। लेकिन जो आपने जिस तरह से कहा कि क्योंकि जो हाइप इसको मिली है ना, तो ये पहली बार शायद गोरू को भी पता चलेगा कि चांसलर भी कोई है और उसका भी इलेक्शन होने जा रहा है। क्योंकि लड़ाई सारी सोशल मीडिया पे शुरू हो चुकी है और ये ट्रकों वाली बात है, ये भी क्लियर है। हालांकि इसका देखिए, जितना इस चीज को पीटीआई वाले इसको हाइप दे रहे हैं, उतना ज्यादा यूनिवर्सिटी उसको देख रही है कि हो क्यों रहा है। जितना फिर उसकी वजह से मुखालफिन आ रहे हैं, तो इसका अल्टीमेटली मुझे डर ये है कि कहीं पर बानी पीटीआई जो है ना इसके विक्टिम ना बन जाए। इसलिए कि ये यूनिवर्सिटी के लिए बहुत सारे हवालों से डाइवर्जन है। जो एक चांसलर का रोल है वो एक बड़ा एक मतलब क्वाइट और स्मूथ और एक बड़ा सेरेमोनियल रोल है, और उसकी जो जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिल्कुल इस हवाले से देखी जाती है कि वो उसमें कोई कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व ना हो, जिस तरह की जहाँ पर रॉयल फैमिली का वो है। लेकिन जो हमारी सियासत है वो सियासत शायद इस चीज को बहुत ज्यादा मुतनाज़ा बनाने जा रही है, और ये चीज आई फेयर कि ये कहीं अच्छा, ये कैसे वैसे मुर्तज़ा कैसे वैसे ये आइडिया आया, किसके जहन में आया? आइडिया तो यूनिक है अगर देखा जाए कि खान साहब को इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे उनको हाईलाइट किया जाए, दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, जेल में पढ़े हुए हैं, जो उनके हामी बता रहे हैं जुल्फ़िकार बुखारी साहब एंड कंपनी के पोलिटिकली तौर पर मोटिवेटेड केस हैं, उनके अपोनेंट्स कुछ और बता रहे हैं। जो खुर्रम भट्ट साहब ने मेरा ख्याल है डिटेल्स कुछ वहाँ पर जमा करें, बड़े सीरियस एलिगेशन वहाँ भी बताए गए। तो ये सारी चीज़ें आइडिया कैसे ये फ्लोट किया गया कि ये कोई इसमें कुछ लोग यहाँ कंस्पिरेसी या पता थ्योरी चलती रहती है हमारे यहाँ, तो कुछ कहते हैं जनाब कि कुछ कोई पावरफुल फैमिलीज़ हैं वहाँ पे खान साहब के सिंपैथेटिक हैं उनकी तरफ से था, कुछ कहते हैं जुल्फ़िकार बुखारी साहब जो हैं वो इसके पीछे थे, कुछ कहते थे कि जनाब कि नहीं कि कुछ और ग्रुप्स हैं, कुछ वो चाहते हैं कि खान साहब को अगर रिलीज़ कराना है, ट्रैवल कराना है बाहर आने जाने के लिए, तो इनको चांसलर बनाया जाए, या कम अज़ कम इनकी जो मिजरीज़ हैं, इनके साथ जो ज़्यादतियाँ उनके बकौल की गई हैं इस रियासी लेवल पे, उनको हाईलाइट करने में आसानी मिलेगी। आइडिया किसका था, कोई खबर मिली सर आपको? सर साहब, ये ना सिर्फ खबर है मेरे पास, बल्कि मैं इस पूरी चीज़ का विटनेस भी हूँ। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जी, ये आज से आपको याद होगा तकरीबन कुछ 1.5 महीना पहले जहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक जुल्फ़ी बुखारी ने एक इवेंट कराया था मुख्तलिफ एमपीज और लॉर्ड के साथ मिलकर के पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से, जिसमें महर बानो कुरैशी भी मौजूद थी, शाह महमूद कुरैशी साहब की जो साहबजादी हैं वो भी वहां पर मौजूद थी, पीटीआई के और लोग भी थे। अच्छा, हुआ ये कि वहां पर वो इवेंट हो गया, उसके एंड पर वैसे ही बातचीत में ये सबसे पहले ये वहां पर जुल्फ़ी बुखारी ने ये कहा कि आगे जो इस तरह चांसलर का वो इलेक्शन होने जा रहा है, हम सोच रहे हैं कि हम शायद इमरान खान से भी कहें कि आप भी अप्लाई करें। ये वहां से बात शुरू हुई। अच्छा। कहीं जी ये बात कहीं पर मौजूद नहीं थी। फिर उसके बाद उसके 2 दिन के बाद उसी इवेंट के बाद वहां पर जो टेलीग्राफ का एक रिपोर्टर है वो भी मौजूद था। उनके लिए चूंकि एक बड़ी, आपको पता टेलीग्राफ और ये लोकल ऑक्सफोर्ड को तो ये एक एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बड़ा कवर करते हैं। 2 दिन के बाद जो सबसे पहले ये टेलीग्राफ में स्टोरी आई थी, अगले दिन एक्चुअली इस तरह से जो है ना हमें ये पता चला रहा है कि वो वहां पर वो जुल्फ़ी बुखारी ने बात की थी। फिर उन्होंने अब जो टेलीग्राफ को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर जो है ना हम सोच रहे हैं जी और यूनिवर्सिटी के लिए बड़ा अच्छा होगा। ये खबर छपी है, उसके बाद बाकी काम पाकिस्तानी मीडिया ने कर दिया उसको उठाकर, एंड देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक। उसके बाद फिर मतलब आगे तो स्टोरीज पे स्टोरी है। आपको लगता है थोड़ी सी ये जो कंट्रोवर्सी आई है, क्योंकि उनके अगेंस्ट भी बहुत सारी चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, वो मैंने आप वाली स्टोरी भी पढ़ी है जो आपके उस पर जियो पे आई थी, ये वेबसाइट पे सईद नियाज़ी साहब और आपकी जो मुश्तरका एफर्ट्स थी, तो उसके बाद तो बड़ी इनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात नहीं पैदा हो गई हैं, कंट्रोवर्सी हो गई, थोड़ा वेट कर लेते, नॉमिनेशन पक्की होने देते, उसके बाद हाइप दी जाती, जब अक्टूबर में सारे नाम एक दफ़ा आ जाते
तो ये थोड़ी सी जल्दी नहीं कर गए, और प्लस ये भी बातें आ रही हैं कि कुछ जो अपोनेंट हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो भी शिकायतें कर रहे हैं कि हमें जी वहाँ पे हरासमेंट की जा रही है, बुलिंग की जा रही है, ट्रोलिंग की जा रही है, खान साहब के जो हामी हैं उन्होंने हमें अटैक करना शुरू कर दिया है। सो ये सारी चीज़ें तो लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में तो बड़ी कॉमन सी बात है बुली करना, अटैक करना, गाली गलौज करना। उनको ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा कि जो चांसलर की रेस में हम सारे लोग शामिल हैं, तो हमें क्यों गाली गलौज शुरू हो गई है। ये एक्चुअली हुआ यही है कि यहाँ पर जो काफी जो इसको जो उन्होंने जो टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। एक इनिशियली तो खबर चलना ठीक था, लेकिन उसको जितना फिर उन्होंने वो स्ट्रेस किया ना, रीटरेट हुई है, तो अब ये चीज जो है ना ये टू अर्ली कर गए हैं। क्योंकि अभी देखें 1 महीना पूरा बाकी है, इसमें जो पीटीआई ने जो सपोर्ट करनी है वो तो करनी है, लेकिन अब ये ग्राउंड खाली नहीं है। जो मुख्तसर अब हो ये गया है कि एक चांसलर का ईमेल है वो सर्कुलेट हो गया। अब आप सऊदी अरब में बैठे, पाकिस्तान में बैठे, वहां से होके जो फॉर एंड अगेंस्ट आप ईमेल करते हैं, यूनिवर्सिटी वो देख रही है। तो अभी मेरा ख्याल है कि इसकी वजह से जो अगर तो आप सही कह रहे हैं कि ये नॉमिनेशन तक इंतजार करते हो, फिर सरप्राइज देते कि 1 हफ्ते बाद इलेक्शन है, तो मुखालफिन को टाइम ना मिलता। पीटीआई की चूंकि एक सोशल मीडिया स्ट्रेंथ और वो दूसरी उस वक्त वो ओवरवेलमिंगली डोमिनेट तो कर लेते, लेकिन अभी इतना लंबा टाइम देकर और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पता है कि इमरान खान साहब के जो फैन क्लब है, हामी है, जब भी कोई खान साहब को ऐसा फैसला करें, बेशक वो बेचारे मुश्किल में भी क्यों ना पड़ जाएं, तो वो सारे कहते हैं जी कि ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है खान साहब ने। जेल में भी वो जो भी कर रहे होंगे 2 साल, उनको साल से ज़्यादा, वो कहते हैं फलां फलां मास्टर स्ट्रोक है। आप इसको समझते हैं कि ये वाकई मास्टर स्ट्रोक खेला गया है कि जनाब इतने इंटरनेशनल लेवल पे खान साहब की नॉमिनेशन करके उनको हिस्सा लेके एक नया इशू क्रिएट किया जाए, लोगों को सेंसिटाइज़ किया जाए इंटरनेशनल लेवल पर कि इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान में ज़्यादा हो रही है, जो आपका चांसलर बनने वाला है या बनेगा या नहीं, तो उसके साथ ये सलूक हो रहा है। इसको आप क्या समझते हैं? ये बात अच्छा ये है कि क्लासा था जो उनका मास्टर स्ट्रोक है नहीं, इसका जो बुनियादी आइडिया है ना वो जुल्फिकार बुखारी ने, आपको पता है जुल्फिकार बुखारी ने ऐलान तो कर दिया, फिर उसके बाद उनको तकरीबन 3 से 4 हफ्ते इंतजार करना पड़ा उनको इमरान खान साहब तक अपनी बात कन्वे करने का, और फिर अप्रूवल उनसे लिया, और उसके बाद उन्होंने अभी आज से 4-5 दिन पहले उन्होंने फॉर्मली जाकर अप्लाई किया। बात तो ये 1.5 महीना पहले शुरू हो गई थी। तो ये तो अगर वो कल विड्रॉ भी कर जाते हैं फॉर एनी रीजन, शायद अगले वाले दिनों में आप वो कर भी सकते हैं, तो उसको तो उन्होंने डिफेंड करेंगे कि देखेंगे कितने चांसेस हैं। आप लंदन बैठे हैं, सारा सिस्टम समझते हैं कि खान साहब को इजाजत मिल जाती है, पार्टिसिपेट करते हैं ऑनलाइन, सारी 2.5 लाख इज ए ह्यूज वन, तो कितने चांसेस हैं खान साहब के जीतने का, आपको क्या लगता है? देखिए उसमें जो मैं ये तो डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जो टॉप 5 कैंडिडेट्स हैं, अगर वो उनके जो नॉमिनेशन पेपर्स अप्रूव हो जाते हैं, जो टॉप 5 में जरूर आएंगे, लेकिन फिर देखना ये है कि जो फाइनल 5 लोग होते हैं उनमें कौन कौन लोग हैं। अगर तो देखिए विलियम हेग है जो पहले फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो आप अंदाजा कर लेंगे बरतानिया में जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो उसके लीडर रह चुके हैं, फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, लीड किया उन्होंने पार्टी को। तो वो जो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो एक्चुअली है ही सारे वो जो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट और कैम्ब्रिज ग्रेजुएट, ये तो उन लोगों के जो वो तो ये जो वोटिंग है उन लोगों ने अक्सर करनी है। हमारा तो एक फ्रैंकली स्पीकिंग एक साइड शो चल रहा है। सो रिस्क है, मतलब आप कह रहे हैं कि ये रिस्क है कि खान साहब अगर खुदा ना खास्ता ना जीत सके तो फिर इनके हामी जो हैं ये तो ढोल निकाल देंगे, जैसे हमारे देहातों में होता है, ये तो बैकफायर भी कर सकते हैं जस्ट इन केस गॉड फॉर बिड्स इलेक्शन में जाते हैं, इलेक्शन नहीं जीत पाते, तो जितनी इस वक्त एक हाइप क्रिएट की हुई है तो खान साहब के खिलाफ भी जा सकती है। सो इट्स आप बिल्कुल वो कैच 22 पोजीशन करना इस प्रोग्राम को, इसमें ये बिल्कुल इसमें रिस्क बहुत ज्यादा, रिस्क फैक्टर जिसे आप कहते हैं ना, और शायद अदरवाइज में होता, जितना इसको हाइप दे दी गई है, जितने इसके गिर्द पूरा तनाजा खड़ा कर दिया गया सारी साइड में, अब रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ गया खान साहब के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच सर। मुर्तज़ा अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर तलाल चौधरी साहब, उनसे हम बात करेंगे ये जो प्राइवेटाइजेशन कमेटी की मीटिंग हुई और इसमें जो कुछ चीज़ें रिवील हुई हैं, 4 अरब रुपए कमाए गए प्राइवेटाइजेशन के थ्रू और 2 अरब के खर्चे कर दिए गए। अब ज़रा कुछ पूछेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो इस मीटिंग में रिवील हुई। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर तलाल चौधरी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तलाल चौधरी साहब। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप बताइए ये जो आज प्राइवेटाइजेशन कमेटी की मीटिंग थी और जिसमें ये अजीब सी चीज़ें कुछ रिवील हुई हैं कि 4 अरब रुपए जो हैं वो प्राइवेटाइजेशन से कमाए गए और फिर 2 अरब रुपए के अखराजात कर दिए गए, और क्या क्या चीज़ें हुई और इसके बारे में ज़रा बताइएगा, क्योंकि आपने तो चीज़ें देखी हैं, प्राइवेटाइजेशन हुई जिस तरह से, तो ये क्या हुआ मामला?
देखिए, प्राइवेटाइजेशन में सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज या ऐसे अदारे हैं कि जिनको प्राइवेटाइज करने का हुकूमत ने फैसला किया, और उसके बाद जब उस पर फाइनेंशियल एडवाइजर्स और बाकी सारी कॉस्ट जो आ गई तो उसके बाद उसको फिर ड्रॉप कर दिया और उसको छोड़ दिया, उसको प्राइवेटाइज ना करने का फैसला किया। उससे ना सिर्फ वो पैसे सारे जाया हुए, बल्कि उससे जो टाइम और बाकी चीजें, और फिर कई ऐसी उसमें कंपनीज या ऐसे अदारे हैं कि उन्हें दोबारा प्राइवेटाइज करने का फैसला किया है। अब दोबारा दूसरी दफा कॉस्ट उस पर एक तो लगेगी, टाइम लगेगा, और उसके सबसे अहम बात है कि जो उसकी प्राइस आ रही है या उसकी जो डिटरमिन होगी वो भी हो सकता है कि वो जब पहले कोशिश हुई है उससे कम हो। तो कई किस्म का नुकसान, जिसमें कई एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। डिस्कोस की एग्जांपल्स हैं, इसमें स्टील मिल है, इसमें पीआईए है, और उससे ना सिर्फ अब पीआईए जब प्राइवेटाइज पहले हो रहा था तो उसके बाद तकरीबन 400 से 500 अरब रुपए का मजीद इसमें लॉस हो चुका है। और उसके बाद ये भी कि अब उसकी प्राइस जो है उस वक्त की प्राइस से हो सकता है वो भी कोई फर्क आ जाए। तो ये सारी चीजें, और कॉस्ट भी दोबारा दूसरी दफा बल्कि तीसरी दफा इसको दोबारा प्राइवेटाइज जो कोशिश की जा रही है वो, और उस पर भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर जो हैं जो कि एक्सचेकर के पैसे हैं वो आता है। चलो सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। आप बड़ा इंतहाई ये इफ़ेक्टिवली हमेशा कमेटीज़ को चलाते हैं, हाउस हो या अदरवाइज़। सर, ये 2015 में जैसे आपने भी बताया ये पीए की वो हो रही थी, प्राइवेटाइजेशन हो रही थी, और ये नवाज लीग का दौर था सर, और फिर सारा प्रोसेस करने के बाद इसको ये अबैंडन कर दिया गया कि नहीं हम इसको ये रिस्ट्रक्चर करते हैं। उस वक्त भी आपको याद होगा श्रीलंका से लीज़ पे, वेट लीज़ पे, ड्राई पे जहाज़ मंगाए गए थे, और अच्छी खासी बिग तरीके से लॉन्च किए गए, इसको दोबारा लॉन्च किया गया था। अब ये कहा जा रहा है कि अगर उस वक्त हम इसको ये प्राइवेटाइज कर देते, जो नहीं किया गया, तो जो आप भी बता रहे हैं 400-500 बिलियन रुपीज़ का, बल्कि शायद एग्जैक्ट 600 बिलियन रुपीज़ का उसके बाद नुकसान हो चुका है, और उस वक्त अच्छी प्राइस मिल सकती थी, और डॉलर का रेट भी बहुत कम था। अब तो वही वाली बात कि डॉलर आपका 3-4 गुना ज़्यादा होगा। सो आप समझते हैं कि सर कि आपकी हुकूमत जो थी उस वक्त शायद प्रॉपर फैसला, बोल्ड फैसला नहीं कर सकी, जिसकी वजह से 600 बिलियन रुपीज़ का लॉस हुआ इतने 9 सालों में? देखिए, इसमें एक तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो हुकूमत की है, इसमें कोई शक नहीं है। हुकूमत ने उस वक्त की कोशिश किया, लेकिन उसके बाद पॉलिटिकल सपोर्ट जो बाकी पार्टियों से चाहिए होती है वो नहीं मिली, और इसमें बहुत बड़ा एक कंपोनेंट या हिस्सा जो है वो आप मीडिया का है। आप भी कवर करते हैं पार्लियामेंट और उसकी कमेटीज को, और यहाँ बहुत सारे आपके बाकी साथी, तो ये बहुत बड़ा हिस्सा आपका भी इसमें है कि ये चीजें जो है इसमें जो आपका प्रेशर है, जो मीडिया का प्रेशर है, वो तो इन पॉलिटिकल प्रेशर से ओवर एंड अबव होता है, और वो होना चाहिए। और अब इसमें 1-2-3 एग्जाम्पल तो है जिसमें अदालत ने अनड्यू उस पर नोटिस या अनड्यू उस पर फैसले किए, जिसमें स्टील मिल थी, और इसी तरह जो पीआईए था, इसमें अगर उस वक्त पॉलिटिकल प्रेशर हम ले जाते, और वो जिसमें अपोजिशन उस वक्त पीटीआई लीड कर रही थी और उसमें बाकी भी जमातें पीपल्स पार्टी में थी, तो यकीनन मुल्क का बहुत फायदा होता। लेकिन कोशिश की, यकीनन उस हालात के मुताबिक वो नहीं कर सके। लेकिन अब ये हुकूमत भी डिटरमिन है, और जिस फास्ट स्पीड से ये प्रोसेस चल रहा है पिछले साल 1.5 साल से, मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में एक कई दहाइयों बाद एक बड़ी ट्रांजैक्शन जो प्राइवेटाइजेशन की वो पीआईए की सूरत में होगी, और ये इतनी वाइटल ट्रांजैक्शन है कि ये ना सिर्फ प्राइवेटाइजेशन का मुस्तकबिल को डिटरमिन करेगी कि पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन हो सकती है कि नहीं, बल्कि साथ ये इकोनॉमी के हवाले से ये बड़ा अहम फैसला है हुकूमत का कि वो प्राइवेटाइजेशन के बगैर ये इदारे हुकूमत इनका बोझ नहीं उठा सकती। तो ये बड़ी वाइटल एक ट्रांजैक्शन है जो मुझे उम्मीद है कि अगले 2 महीने में हो जाए। निचोल साहब, आपने बड़ी एक अच्छी बात की है, फेयर एनफ सर। आपने अभी हमें क्रेडिट दिया है कि मीडिया का दबाव होता है, प्रेशर जो पॉलिटिकल पावर्स या जमातों से भी शायद ज़्यादा ताकतवर निकलता है, लेकिन जहाँ भी हमने देखा है हुकूमतों ने
उन्होंने अपने फैसले करने हों, उन्होंने अपनी बात मनानी हो, तो बहुत कुछ होता रहता है। तो वो कोई परवाह नहीं करते सर। वो बिल भी ले आते हैं, कानून भी बना लेते हैं, एग्जीक्यूशन भी कर लेते हैं। उस वक्त हमारे मीडिया का शोर शराबा जो है वो तो कोई नहीं सुना जाता। जैसे भी पंजाब में देख लें, डेफेमेशन एक्ट जो लाया गया है उसमें मीडिया ने बड़ा रोला डाला है, सब कुछ किया, लेकिन उनकी पॉलिटिकल विल है, वो कहते नहीं जनाब हम तो एग्जीक्यूट करेंगे। सोचो सब, ये आप मेरा ख्याल हमें ज़्यादा क्रेडिट दे रहे हैं। जहाँ पे आपने नहीं करनी होती, नहीं माननी होती, हमारी बात नहीं मानते आप सर। देखिए बहुत सारी चीजें देखे ना, इसमें बड़े अदारों का भी रोल है सर। अब अगर हुकूमत प्राइवेटाइज करने का फैसला किया भी स्टील मिल को, तो एक पाकिस्तान की आला अदालत ने उसका नोटिस ले लिया और उसके बाद वो सारा प्रोसेस को उसने खत्म कर दिया और उसके बाद से कई सौ अरब का नुकसान हो चुका है। इसी तरह जैसे आप कह रहे हैं, ये जो बिल की बात कर रहे हैं, देखिए गुजारिश ये है कि मैं उस कमेटी का भी मेंबर हूं जो इंफॉर्मेशन किया सेनेट में। ये पिछली कमेटी में हमने 2 कमेटीज में बड़ी डिटेल डिस्कशन की है। इस दफा आप के स्टेक होल्डर्स किसी स्ट्राइक की वजह से नहीं आ सके थे, हम उनको बुला रहे हैं। हम एक डेफेमेशन का लॉ जो वफाकी सतह पर अगर आपको करेक्शन करनी होगी किसी लॉ में या कोई और, तो उसमें वो भी मौका मिलेगा। और एक बेहतर लॉ जो कि हम समझते हैं कि मीडिया की मर्जी और उनकी इनपुट से आना चाहिए, वो बिल्कुल आएगा। बाकी पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन होनी ऐसी ही चाहिए कि जब आप फैसला कर लें तो फिर उसके बाद स्टेक होल्डर्स को जरूर ऑन बोर्ड लें, मगर कर दें फिर काम। अच्छा चौधरी साहब, आपने बड़ी बोल्ड बात की है। अगर हम ये माजी की ट्रांजैक्शंस का बात करें, वो कहते हैं ना दूध के जले हुए छाछ को भी फूंके मारते हैं हम लोग। जब PTCL को बेचा गया था जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में, शेख हफीज़ साहब एंड कंपनी निजकारी के वो वजीर थे, चेयरमैन थे, और हमने UAE को या इस्तेसाल को बेचे थी वो सारी की सारी PTCL। उस वक्त बड़े रोले पड़े थे, बड़े उस हंगामे एहतजाज हुए थे। तो $800 मिलियन तो आज तक नहीं मिले सर। UAE ने हमें नहीं दिए। ये 2006 से ऑनवर्ड अगर देख लें तो कितने साल हो गए सर। तो वो तो जब ये बिडर्स आते हैं इस तरीके के, वो तो अपनी मर्जी के मुताबिक वो पैसे कुछ दे देते हैं, बाद में नहीं देते, ट्रांजैक्शंस पूरी नहीं होती, कंट्रोल भी उनके पास है। तो $800 मिलियन सर हमें आज तक नहीं मिला। तो वो एक तरह की सक्सेसफुल बिडिंग समझते हैं प्राइवेटाइजेशन उसको। देखिए जो पार्लियामेंट का रोल है ओवरसाइट का, वो इसीलिए है। इसमें एक मुआहदा प्राइवेटाइज करने के बाद PTCL को उसके बाद 2 से 3 साल बाद एक मुआहदा किया गया जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट में होते हुए, और वो मुआहदा एक ऐसा किया गया कि जिसकी वजह से हमारा $800 मिलियन का ये इशू खड़ा हुआ। और वो इशू, अगर मुआहदा, वो बात मैं बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, उसमें हुकूमत की नाअहली शामिल है। उस वक्त अगर उस वक्त की हुकूमत वो दोबारा से एक नया एग्रीमेंट ना करती और ये 800 मिलियन निकल आते, ये मुशर्रफ दौर में ये एक एग्रीमेंट हुआ। और अब इसीलिए इन सब चीजों से सीख कर बिल्कुल 2 चीजें, सबसे पहले शफाफियत, दूसरी बात यह है कि जो उसके मुफाद हैं एम्प्लॉयज के और जो पाकिस्तान का जो मुफाद है उसका ख्याल रखे। लेकिन ट्रांजैक्शन अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम इसको नाकाम रहे कि हम ये ना काम कर सके, तो सारे हमारे गले पड़ जाएंगे। अच्छा चौधरी साहब, एक और चीज, जी सर, एक और चीज चौधरी साहब, आज आपने वो ब्रीफ भी सारा देखा होगा कि यहाँ पे जिन्होंने आके PA खरीदने के लिए बिडिंग कर रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कंसोर्शियम है या अलहदा पार्टीज़ हैं, वो मोस्टली हम देख रहे हैं कि कोई सीमेंट फैक्ट्री का मालिक है सर, कोई पावर प्लांट का मालिक है सर, कोई यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी का मालिक है, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है। एक साइड पे तो ये लोग हैं सर जिनको तजर्बा नहीं है कि एयरलाइन चलानी कैसे, बाकी बड़े कामयाब लोग होंगे। दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि फ्लाई जिना है, एयर ब्लू है, और इस तरह की वो जो ऑलरेडी और इसमें एयर सियाल है कि ये भी इसमें शामिल हैं कि ये वो कंपनीज़ हैं जो अगर ख़रीद लेती हैं उनको PA ये दी जाती है कि बाहर का तो इसमें इन्वेस्टर आया कोई नहीं है, तो मुनाफली नहीं कर लेंगे ये सारे के सारे PA के, जिसका मकसद है कि कंपटीशन लाए, कोई अच्छा बायर है जो इनको टफ टाइम दे। ऑलरेडी जो मार्केट में मौजूद हैं एयरलाइंस, वही एयरलाइंस इकट्ठी होकर इसको ख़रीद रही हैं सर। तो इसको ठीक है, आपको पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन जो मार्केट में कंपटीशन आना था, जो यहाँ पे कस्टमर को, लोगों को थोड़ी सी फैसिलिटीज़ मिलनी थी, कोई बेहतर किराए होने थे, ये तो मुनाफली हो जाएगी सर। ये तो आपको लग नहीं रहा कि सारे वही लोग हैं सर? देखिए, बड़ा बजा आपका सवाल है, लेकिन हुकूमत ने जो एक एग्रीमेंट करने का फैसला किया है उसमें उन्होंने ये सारी चीजों को एड्रेस करने का फैसला किया है। उसमें पूरा एक फाइनेंशियल वो कंपनी या कंसोर्शियम देगा हुकूमत को बिड देने के साथ,
कि कितने $100 मिलियन या कितने जो है वो अगले 5 साल में 7 साल में वो इन्वेस्ट करेंगे इसमें। और इससे ये सारी जो आप बात कह रहे हैं, इसमें अगर कोई एयरलाइन है भी तो कई एयरलाइंस के साथ ये सर 4-5 ये 4 मेरा ख्याल में अगर ठीक गिना है तो ये मेरा ख्याल है ये 3 एयरलाइंस के नाम तो आ रहे हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ जो आज पेपर सबमिट हुआ है सर कमेटी में, इसमें फ्लाई जिना है, एयर ब्लू है, एयर सियाल तो है, इनके नाम लिखे हुए हैं सर। बिल्कुल जी सर, इसमें बिल्कुल सरीन भी है, ये 4 हैं सर, ये सरीन भी है जी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही मैं ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैंने आपको कहा है कि इसकी जो एग्रीमेंट होगा जिसकी मीटिंग पिछले ये अगस्त में चलती रही है, उसमें पूरा एक वो बाउंड होंगे एक फाइनेंशियल प्लान देने के। और वो जो आप बात करते हैं कंपटीशन ज्यादा बेहतर जो मार्केट में आने का, वो बिल्कुल आएगा। और इस बात इसीलिए उनसे फाइनेंशियल प्लान और उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी करेंगे, क्या वो आगे उनके प्लान्स हैं वो अच्छा, क्या वजह है सर, ये क्या वजह है सर? क्योंकि आप ये प्राइवेटाइजेशन के आप चेयरमैन हैं, वेरी अगेन इफेक्टिव एंड वेरी पावरफुल वन, कोई बाहर का कोई बिडर ही नहीं आ रहा सर? इतनी बड़ी एक PIA की एयरलाइन है, एक नाम है जिसने मिडल ईस्ट की तमाम एयरलाइंस को खड़ा किया था, हम बड़ा क्रेडिट लेते हैं, कोई एक भी यहाँ पे फॉरेन बिडर नहीं आ रहा, क्या हुआ? व्हाट वेंट रॉन्ग विद अस? एक तो मैंने उस दिन देखा है ये मतलब ये सारे लोकल हैं सर, रुपए में पैसे देंगे, कोई डॉलर जिसकी हमें ज़रूरत है कि डॉलर की ट्रांजैक्शंस होती, कोई पैसे मिलियंस ऑफ डॉलर बाहर से आते और कोई ख़रीदता, कोई आते, कोई थोड़ा कंपटीशन लाते, टेक्नोलॉजी लाते, सर्विसेज बेहतर होते, ये तो सारे के सारे आपको रुपीज़ में देंगे पैसे सर, कोई डॉलर वाली पार्टी तो है नहीं इसमें। नहीं, इसमें देखिए, इसमें जो कंसोर्शियम बने हैं उसमें जैसे फ्लाई जिना के साथ एयर अरेबिया है, इस तरह और भी 2 आज मीटिंग में बताया गया है कि कंसोर्शियम में कोई बाहर के मुल्क के लोग शामिल हैं। और इसमें जो कोई लोकल आएगा या दूसरा आएगा वो उसको डॉलर्स में ही उसका फाइनेंशियल प्लान लिया जाएगा कि वो इन्वेस्ट करेगा, वो प्लेन की सूरत में होगा या बाकी चीजों की सूरत में होगा। और बाकी आप जो कहते हैं कि क्यों बाहर वाले, आप मुझे ये बताइए कि जब आप एक दिन फैसला करते थे कि प्राइवेटाइज करना है और अगले दिन आप उसको बात कहते थे अब हमने नहीं करना, और एक दिन आप फैसला करते हैं और प्लान पूरा हो जाता है और अगले दिन फेल हो जाता है, तो मुझे ये बताइए कि कौन फॉरेन इन्वेस्टर इस सूरत में आएगा कि बाद में वो फिर इंटरनेशनल कोर्ट में जाके आपसे लड़ता और झगड़ता रहे। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा अपना ये वो जो विहार जिसे कहते हैं या रेपुटेशन जो परसेप्शन में हमारी मार्केट में है पाकिस्तान के इस हुकूमती फैसलों की, उसको ठीक करना पड़ेगा। और वो इसी तरह ठीक होगी जब आप जो बात कहेंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ना कि आपकी बातें सुनकर सर आई एम गेटिंग एनकरेज्ड और मुझे कोई हौसला हो रहा है, क्योंकि 2-3 दिन पहले कौमी असम्बली की कमेटी का इजलास था निज कार्य का, जिसको फ़रूक सितार साहब जो हैं वो चेयर करते हैं, और वहाँ पे यही निज कार्य के अफसरान जो आपके पास भी आए हुए थे आज, ये वहाँ भी मौजूद थे, और सेक्रेटरी जवाद पाल साहब भी थे, वो भी ब्रीफिंग दे रहे थे। जो बातें आप बता रहे हैं सर, मैं 2-3 ब्रीफिंग ले चुका हूँ वहाँ पे, अगर मैं वहाँ पे था क्योंकि मीडिया को आप लोग अलाउ करते हैं वेरी काइंडली, तो उन्होंने तो इस तरह की कोई बात नहीं की कि कोई डॉलरों वाली या हम कोई प्लान लेंगे, वो तो लोकल पे फोकस है। बल्कि उन्होंने एक बड़ी एक हैरान कुन बात की, मैं थोड़ा सा आई वॉज सरप्राइज्ड। उन्होंने कहा जनाब कि हम इसलिए भी फॉरेनर को ज़्यादा हम वो नहीं करते, लिफ्ट तो नहीं कहा उन्होंने, एनकरेज नहीं करते कि वो आएँ बिड करें लें, कि कल को ये फिर अपना जो डिविडेंड है प्रॉफिट है ये फिर डॉलरों में बाहर भेजते हैं। तो वो तो आपका निजकारी कमीशन तो यहाँ सरमायाकारों को वो ही नहीं करता, एनकरेज नहीं करते, डॉलर बाहर ले जाएंगे, और वो भूल जाते हैं कि जो बाहर की पार्टी आएगी वो $500 मिलियन या $1 अरब वो ट्रांसफर भी तो करेगी ना, आपको पैसे भी तो लेंगे, डॉलरों को जिसकी जरूरत है जो हम जाके उस पे लेते हैं, ये सूद पे मार्कअप पे लेते हैं। ये निजकारी कमीशन का अफसरान तो उनको अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे कि बाहर की पार्टियां हैं, वो कहते ये रुपीज़ में ठीक है, रुपीज़ में हम डील करेंगे, हम तो डॉलरों में डील नहीं करेंगे। देखिए, जो 2 मीटिंग्स हमारी हुई हैं और दोनों में PIA का जब जिक्र और PIA की जब ब्रीफिंग हुई है, उसमें फिर अब डिपेंड करता है कि जो उसके मेंबर्स हैं वो किस तरह क्वेश्चन पूछते हैं या किन चीज़ों को इंक्वायर करते हैं। तो वो हमने तो इंक्वायर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसमें जो आपने सवाल पर्टिकुलरली किया है ये बड़ा अहम है कि भी कोई आके खरीद के तो वो मोनोपोली यहाँ बना ले, तो वो मोनोपोली बनाने की बजाय पूरा एक फाइनेंशियल प्लान देगा और उसका प्री एग्रीमेंट जो है वो बिडिंग से पहले होगा। और वो उससे तमाम बिडर्स को साइन करना होंगे, और उसकी मीटिंग इस पूरा महीने में 3 हो चुकी हैं।
और ये पहले साइन होगा और उसके बाद बिड होगी, ताकि ये ना हो कि कल को हमें फायदा ना हो। और इसमें अगले वाला प्लान है वो 400 से 500 मिलियन डिफरेंट उसमें वो बात हो रही है। देखें कितने पे एग्री करते हैं जो बिडर्स हैं, उसके बाद वो भी शामिल होगा कि आइंदे आने वाले दिनों में कितने डॉलर जो है वो इसके अंदर डाले जाएंगे। अच्छा चौधरी साहब, एक और चीज़ सर, आपको याद होगा जनाब मुशर्रफ के दौर में एक बिल आया था जिस पर बाद में बड़ा उन्होंने कहा, पछताए थे कि हमें नहीं ये काम करना चाहिए था। उसी तरह की सिचुएशन मुझे अब लग रही है। वो क्रॉस मीडिया उन्होंने अलाउ किया था कि जिनके न्यूज़पेपर थे, जिन ग्रुप्स के, मीडिया ग्रुप्स के, उनको टीवी चैनल खोलने की इजाज़त दी गई थी, जिसके बाद वो समझते थे जनाब मुशर्रफ भी, शेख रशीद भी, सारे कि ये फैसला हमें नहीं करना चाहिए था कि टीवी चैनल भी है, अखबार भी हैं, और फिर उसके बाद उनका कहा मुनापली होगी, वो आपको पता है सारा, और वो पछताते रहे। अभी आपको लगता नहीं है कि जो 4 एयरलाइंस आ रही हैं कि जो ऑलरेडी उसमें हैं, वो एक और इतनी बड़ी एयरलाइन खरीद लेंगे, तो जो आप लोगों की एक मेरा ख्याल है कंसर्न होनी चाहिए, होगी भी सही, जो हमें एक कंपटीशन मिल रहा है वो तो नहीं मिलेगा। तो आपको SOPs नहीं रखने चाहिए थे कि जो ऑलरेडी एयरलाइन हैं इनको मुकाबले से बाहर करें, किसी और पार्टी को दें, चाहे आके वो इनको टफ टाइम दे जो ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है। सर ये तो सारे ये इकट्ठे होकर खरीद रहे हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि उसमें होता ये है कि अगर किसी के पास एबिलिटी नहीं है चलाने की, तो कौन इतना पैसा लगाकर, तो वो अपना पैसा यकीनन उन्होंने कोई ना कोई मार्केट से किसी, और ये पार्टनर्स बने हैं। ये इतना बड़ा एक सौदा है कि इसको जो भी एयरलाइन उठाए या कोई भी उठाए, वो जब इतने पैसे दे देगी, जिसमें सिर्फ 200 बिलियन का तो इसमें लॉस शामिल है, जिसने लेना है उसने पहले दिन वो लॉस बेयर करना है, और उसके बाद इसमें बाकी चीजें जो है वो नहीं, लॉस तो हुकूमत नहीं ले रही, सारी जो एक अलहदा कंपनी, लिमिटेड कंपनी बनाएगी है जी। नहीं, सारा लॉस हुकूमत नहीं उठा रही। एक 2 कंपनी अलहदा जो इसमें 600 का लॉस जो है वो हुकूमत सेटल करवाएगी, 600 बिलियन विद दी स्टेक, और जो भी बैंक हैं या बाकी इदारे हैं, और उसके साथ और जो इनकी मेजर प्रॉपर्टीज हैं जैसे वो न्यूयॉर्क वाली और इस तरह फ्रांस, उधर यहाँ पर 200 बिलियन का लॉस इसमें, और इसके एसेट्स और 200 बिलियन का लॉस वो इधर पड़ा है, और इसके साथ फौरी तौर पर उसको कम अज कम 75 बिलियन से 100 बिलियन इंजेक्ट करना पड़ेगा इसको PIA को चलाने और खड़े करने के लिए। जोशब, आपके साथ इस पे करते रहेंगे। बड़ी इंफॉर्मेटिव आपसे गुफ्तगू हुई है, आपको भी सब्जेक्ट पे बड़ी कमांड है, बड़े कम टाइम में आपने ये चीजें की हैं सर, तो बहुत शुक्रिया बॉस, थैंक यू। सेनेटर तलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए।